भगवान के नाम पर अर्पित की गई जमीनों का जो संस्थान देख रेख करती है, प्रबंधन करती है, उस संस्थान का नाम वक्फ है। वक्फ बोर्ड एक ऐसा संस्थान है जहां पर धर्म के नाम पर चल या अचल संपत्ति, किसी भी प्रकार की संपत्ति अगर धार्मिक कार्यों के लिए दान की गई है तो उसकी देखरेख करने का कार्य वक्फ बोर्ड करती है। आज हम बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास भारत की तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा जमीनें हैं, तो वो जमीनें आई कहां से? तो जब हम बात करते हैं कि 1947 के टाइम विभाजन के समय आधे से ज्यादा जनसंख्या पाकिस्तान चली गई थी, तो उन्होंने अपनी जो जमीनें थी वो वक्फ बोर्ड को दान कर, और उसके अलावा कई ऐसे लोग होते हैं जिनके कोई बच्चे नहीं होते हैं तो वो अपनी जमीनें धार्मिक कार्यों के लिए दान कर देते हैं। ये तो है कि वक्फ बोर्ड के पास जमीनें आती कहां से। अब ये है कि वक्फ बोर्ड उन जमीनों का कर क्या सकता है। वक्फ बोर्ड ना तो उनको बेच सकता है, ना ही किसी और के नाम कर सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड उन जमीनों को किराए पर दे सकता है और उनसे आने वाले पैसों से मुस्लिम समाज में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से उनका विकास कर सकता है। आज अगर हम देखें कि भारत में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ बोर्ड के पास है और भारत में केवल 14% जनसंख्या अगर मुस्लिम है, तो इतना सारा जो पैसा आता है उसका मुस्लिमों के विकास के लिए उपयोग क्यों नहीं किया गया? जहां तक 2018 की वक्फ परिषद की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 8 लाख एकड़ से अधिक की संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, जिस पर 10 लाख करोड़ की आय होती है। लेकिन क्या इसकी आय का पूरा जो पैसा है वो क्या हमारे विकास के लिए लगाया जा रहा है? नहीं। हम अगर बात करें कि वक्फ बोर्ड का जो 1995 का एक्ट था और आज का जो एक्ट है उसमें किस तरीके से बदलाव है, तो हम ये देखते हैं कि पहले के टाइम पर कोई भी नॉन मुस्लिम व्यक्ति, मतलब किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर धार्मिक रूप से किसी भी संपत्ति को दान करना चाहता है तो वो वक्फ बोर्ड को दान कर देता और वक्फ बोर्ड उस जमीन को अपनी जमीन घोषित कर देती। लेकिन अब का ये कानून यह कहता है कि कोई व्यक्ति अगर 5 साल से मुसलमान धर्म को मान रहा है तो ही वो उस संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दान कर सकता है। दूसरी बात, पहले के टाइम पर था वक्फ बाय यूजर, जिसका अर्थ होता है उपयोग के आधार पर वक्फ। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति उसकी जमीन है, उस पर उसने मस्जिद बनाई, अब उस मस्जिद के अंदर अजान हो रही है, नमाज हो रही है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर बाद के टाइम पर कोई उसकी पीढ़ी का व्यक्ति आकर बोल रहा है कि ये जमीन मेरी है, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देगी कि इस जमीन पर उपयोग हो रहा है सालों साल से धार्मिक कार्य के रूप में, तो ये जमीन ऑटोमेटिक वक्फ की। यानी कि अगर कल को आपकी कोई जमीन है और कोई चौथी पांचवी पीढ़ी का व्यक्ति अगर वो जाके कहता है कि ये जमीन के मेरे पास डॉक्यूमेंट है और ये जमीन मेरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी यही फैसला देगी कि वो ये एज्यूम करेगी, वो ये सोचेगी कि जब यहाँ पर धार्मिक कार्य हो रहे हैं तो धार्मिक कार्य की कोई भी जमीन ऑटोमेटिक वक्फ की होती है, तो ये जमीन वक्फ की ही है, तो उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति कोई भी फैसला नहीं दे सकता। यानी कि अगर एक बार वंस अ वक्फ ऑलवेज वक्फ, यानी कि अगर एक बार कोई जमीन वक्फ की हो गई तो वो हमेशा वक्फ की ही रहेगी। तीसरी बात, कई बार हम देखते हैं कि कोई गवर्नमेंट जो जमीन है, हम कई बार देखते हैं कि गवर्नमेंट लैंड अगर है और उसके ऊपर भी अगर वक्फ ने अधिकार दे दिया, तो हम देखते हैं कि हम जा सकते हैं, अगर हमारी कोई जमीन है तो उसके लिए हम जा सकते हैं, सिविल कोर्ट में जा सकते हैं और हम कह सकते हैं कि ये जमीन हमारी है। लेकिन अगर वक्फ की जमीन पर अगर हमको कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, हमको ये होता है कि ये जमीन हमारी है, तो हम कहाँ जाए? उसके लिए होता है वक्फ ट्रिब्यूनल। वक्फ ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कि उनकी ही बनाई गई एक कोर्ट। अब अगर आप उन्हीं के खिलाफ उन्हीं के कोर्ट में फैसला लेने के लिए जाओगे तो वो किसके हक में फैसला देंगे और उसी के फैसले को आखिरी माना जाएगा, उसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला नहीं लेने दिया जाएगा। लेकिन अगर 2025 का जो एक्ट है और इस एक्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये जमीन मेरी है, और पहले के टाइम पर होता था कि एक जो सर्वे कमिश्नर होता था वो सर्वे करता था और वो ट्रिब्यूनल कोर्ट में ये बता देता था कि ये जमीन किसकी है, और ट्रिब्यूनल कोर्ट जो फैसला देती थी वो उस व्यक्ति को मानना होता था। लेकिन अब के टाइम पर जिला कलेक्टर जो है वो इस बात को डिक्लेयर करेंगे कि ये जमीन किसकी है, वक्फ की है या इंडिविजुअल पर्सन की है। अगर वो ये बताते हैं कि ये जमीन उस व्यक्ति की है तो 90 डेज के अंदर आप हाई कोर्ट के अंदर जाकर उसके लिए अपील कर सकते हो। प्रॉपर्टी के रिलेटेड कानूनों के अंदर एक रूल होता है जिसके अंदर अगर कोई व्यक्ति की जमीन है तो वो 12 साल तक ये क्लेम कर सकता है कि ये जमीन मेरी है। सरकार की कोई जमीन है तो वो 30 साल के अंदर क्लेम कर सकती है कि वो जमीन मेरी है। लेकिन अगर वक्फ बोर्ड ने अगर बोल दिया तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं
है, वो भले 1500 साल पुरानी जमीन पर भी अगर बोलेगी कि ये मेरी है तो वो उसकी है। लेकिन अब सरकार के ये बनाए गए कानून के अनुसार व्यक्ति को 1 साल का अधिकार मिलता था। पहले का जो 1995 का एक्ट था उसके अंदर अगर सर्वे कमिश्नर सर्वे करता, गजट में उसको प्रकाशित करता और गजट के अंदर 1 साल का आपको मौका मिलता कि आप ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाके बोलो कि ये जमीन मेरी है। लेकिन उस व्यक्ति को तो पता ही नहीं चलता कि गजट में उसकी जमीन वक्फ की घोषित हो गई है। उसको पता कब चलता? उसको पता तब चलता जब या तो वो उस घर को बेचने जाता या फिर वो लोन लेने के लिए जाता, तब उसको कई सालों बाद ये पता चलता कि ये जमीन तो वक्फ की हो चुकी है। लेकिन अब ये जो कानून बना है उसके अंदर वो व्यक्ति 12 साल के अंदर जा सकता है कि भाई ये जमीन उसकी है और ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी वो हाई कोर्ट के अंदर जा सकता है। यानी कि अगर हम देखें तो ये जो टाइम पीरियड की लिमिट है उसको खत्म कर दिया गया है। हम ये कहें कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 क्यों लाया गया, किस उद्देश्य से लाया गया? तो देश में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, शासन संरचनाओं में सुधार करने के लिए और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग से बचाने के लिए। आज हम देखते हैं कि 32 जो वक्फ बोर्ड है पूरे देश के अंदर बने हुए हैं, उसमें से कितने वक्फ बोर्ड सुचारू रूप से काम कर रहे हैं इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। लेकिन अब ये कानून सभी का डिजिटल रिकॉर्ड बनाएगा और हमको ये इंफॉर्मेशन देगा कि उनसे आया गया पैसा हमारे लिए इस्तेमाल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जहां तक बात है कि 2 नॉन मुस्लिम लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। हम कई बार ये सोचते हैं कि 2 नॉन मुस्लिम यानी कि 2 गैर मुस्लिम व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाएगा तो वो हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन मैं आप सभी को ये बता दूं कि उनका कार्य केवल प्रबंधन करना है, ना कि हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना। तो ये जो भ्रामक अफवाह हमारे लिए करी जा रही है कि अब मुस्लिमों के अंदर दूसरे धर्म के लोग शामिल होंगे और वो हमारे धर्म के ढांचे को खराब कर देंगे, तो ये बात गलत है। केवल उनका कार्य क्या है? प्रबंधन करना, ना कि हमारे मामलों में हस्तक्षेप करना। दूसरी बात, 2 महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। हम देखते हैं कि सालों साल से महिलाएं पीछे रही है। अगर ये कानून महिलाओं को कुछ अधिकार दे रहा है अपने धर्म में बोलने का, अपने लिए प्रतिनिधित्व करने का, तो इसमें क्या ही कमी? ये कानून उन महिलाओं के हक को आगे बढ़ा रहा है जो विधवाएं, जो बेवाएं, जो बेरोजगार महिलाएं, जिनको कोई हक नहीं दिया जा रहा है। अगर मोदी सरकार उन महिलाओं को कोई अधिकार दे रही है तो उसमें क्या ही हर्ज है? और कभी कोई धर्म ये नहीं कहता है कि महिलाओं को कोई अधिकार ना दिया जाए। जैसे आज मुझे यहाँ बोलने का अधिकार दिया जाए, वैसे ही अगर हमारे धर्म में हमको एक प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाए तो क्या ही हर्ज है? तो हम यहाँ पर इस कानून के अनुसार हम ये बता रहे हैं कि महिलाओं को अधिकार दिया जाएगा और आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। तो ये भी एक महिलाओं के लिए इम्पोर्टेंट चीज है। एक लास्ट चीज मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे देश के अंदर कई धर्मों के लोग हैं। रिलीजियस मैनेजमेंट एक शब्द होता है, धार्मिक जो प्रबंधन का कार्य। हम बहुत सारे धर्मों की बात करें, मैं हिंदू धर्म की बात करती हूँ। हिंदू धर्म में कई मंदिर है, उन मंदिरों का मैनेजमेंट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, ना कि कोई पर्सनल उनके लिए हो। जबकि मुस्लिमों के लिए जो भी मैनेजमेंट का काम है वो वक्फ काउंसिल करती है, सरकार उसमें कोई हाथ नहीं डालती। दूसरी चीज, अगर कोई, लेकिन वक्फ के अंदर ये रूल नहीं था। अगर हम किसी दूसरे धर्म के अंदर हमारी जमीन किसी के कब्जे में चली गई है तो कोई टाइम लिमिट नहीं थी कि हमको इतने टाइम में लेना है। मुस्लिम के वक्फ बोर्ड के अंदर ये रूल था। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ज्यादा लोगों के धर्मों के अंदर अगर हम देखें तो वहां तो हिंदू धर्म के अंदर ज्यादा हस्तक्षेप हो रहा है, ना कि मुस्लिम धर्म के अंदर। और अगर ये कानून बना है तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमें इस कानून का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये मुस्लिमों के हित में बना हुआ है। देश के विकास में अगर मुस्लिमों को आगे आना है और देश के विकास और एकता के लिए हमको इस कानून का समर्थन करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारे हित में काम हो सके, हमारे पैसों से हमारा विकास हो सके, उन महिलाओं, उन बच्चों, उन बेवाओं, उन बेरोजगारों का विकास हो सके जिनको इस पैसे की जरूरत है। यहाँ पर भ्रष्टाचार की कमी होगी और हमारे देश में हम भी एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।